एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की जिसे 14 साल की कम सी उम्र में एक ही वक्त पर कई लड़कों से एक साथ मोहब्बत हो जाती है। लेकिन इस नादान मोहब्बत का जो अंजाम होता है, इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, इस दिल दहला देने वाले केस ने उस वक्त पूरे हरियाणा को झंझोर कर रख दिया था। ये कहानी है एक नादान मोहब्बत की और उसके खौफनाक अंजाम की। अगर आपकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो अभी इसी वक्त इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। चलिए तो जानते हैं इस खौफनाक केस के बारे में आगे इस वीडियो में। ये हरियाणा की सोनीपत में एक थाना लगता है, राय थाना, और ये कहानी इसी राय थाने के एक गांव की है। और गांव का नाम मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसमें भी एक लॉजिक है, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस कहानी को जानने से पहले आपको चलना होगा लगभग 4 साल पहले। मध्य प्रदेश में एक गांव लगता है टीकमगढ़, और इसी टीकमगढ़ में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम होता है गंगाराम। ये कहानी इसी गंगाराम की और उसके परिवार की है। गंगाराम की शादी एक शोभा नाम की महिला से होती है। शोभा की पहले शादी हो चुकी थी और शादी से शोभा की एक बेटी थी। पहला पति मर जाता है, उसके बाद फिर उसकी शादी गंगाराम से होती है। अब गंगाराम से जब शादी हुई तो फिर शोभा अपनी उस बेटी को लेकर गंगाराम के पास आ जाती है। गंगाराम के पास आने के बाद गंगाराम और शोभा के भी 2 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आस्था, लगभग 4 साल की उसकी उम्र होती है। एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ऋतिक। ऋतिक और आस्था में 1 साल का फर्क होता है। अब परिवार इतना बड़ा होता है, 2 बेटियां और एक बेटा। फिर गंगाराम और शोभा को लगा कि इस टीकमगढ़ में ना अपने हिसाब से रोजगार है, ना कोई अपने हिसाब से चीजें हैं, तो यहाँ पर रहने का कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर कुछ काम धंधा भी किया जा सके। तो फिर गंगाराम और शोभा अपने उस टीकमगढ़ को छोड़ते हैं, अपने राज्य को ही छोड़ते हैं और पहुँच जाते हैं हरियाणा। और हरियाणा में ये जगह होती है सोनीपत, और इसी सोनीपत में थाना लगता है राय थाना। और यहीं के गांव में गंगाराम और शोभा और उनके दोनों छोटे बच्चे, बेटी आस्था और बेटा ऋतिक, ये चारों लोग रहने लगते हैं। जो बड़ी उनकी बेटी थी जिसका नाम था नीतू, जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल की थी, उसको गाँव में ही उसी टीकमगढ़ में छोड़ देते हैं। कहते हैं तुम यही दादा दादी के साथ रुक जाओ, तुम उनकी सेवा करो, तुम थोड़ी सी बड़ी हो और समझदार हो, तुम परिवार वालों के साथ रहो। इधर ये गंगाराम और शोभा गाँव में रहने लगते हैं। इस साथ साथ वो काम वगैरह ढूंढने के लग जाते हैं। तो गंगाराम राजमिस्त्री का काम करने लग जाता है और पत्नी शोभा, उसे भी लगता है कि घर में रहने का कोई मतलब नहीं है, इससे अच्छा है कि मैं भी पति के साथ मजदूरी करने लग जाऊं। गंगाराम जहाँ राजमिस्त्री का काम करता था, वहीं शोभा भी मजदूरी करने लग जाती है। परिवार की थोड़ी सी आमदनी बढ़ जाती है, बच्चों का लालन पालन भी ठीक से होने लग जाता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। साल 2021 में ये लोग यहाँ पर आए थे, अब 2030 आ जाता है। लगभग 2 साल का समय बीत जाता है। अब ये लोग यहाँ पर अच्छे से सेट हो चुके थे और अच्छा खासा घर भी चलने लगा था। यहाँ के आसपास के लोग भी इन्हें अच्छे से पहचानने लगे थे और उनके बच्चों से भी मकान मालिक को अच्छा खासा लगाव हो गया था। यहाँ के लोग इन्हें ठीक ठाक और अच्छी छवि के रूप में देखने लगे। अब क्योंकि 2023 आ गया था, इधर जो बेटी नीतू, जिसे वहाँ पर वो लोग छोड़ कर आए थे अकेले, तो शोभा को लगता है कि हमें बेटिया को अब यहाँ पर बुला लेना चाहिए। गंगाराम से कहती है कि हमें नीतू को यहाँ बुला लेना चाहिए, वो घर का काम काज कर लेगी, मैं पहाड़ का मजदूरी कर लूंगी। गंगाराम को भी लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है, वो यहाँ रहेगी तो हमारी थोड़ी मदद हो जाएगी। इसीलिए फिर फरवरी महीने में जो नीतू है उसको गंगाराम और शोभा टीकमगढ़ से यहाँ पर राय थाने के इस गांव में लेकर आ जाते हैं। अब टीकमगढ़ से वो यहाँ पर आती है। आने के बाद वो भी यहाँ पर रहने लगती है, क्योंकि बेटी अब 14 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसका यहाँ पर भी स्कूल में नाम लिखा दिया गया। अब वो सुबह का नाश्ता बनाने के बाद स्कूल चले जाते थे। अपने स्कूल में पढ़ाई करने के बाद जब दोपहर में छुट्टी हो जाती थी, तो छुट्टी होने के बाद वो घर पर आती थी, फिर खाना वगैरह भी बना देती थी। अब सारे लोग अच्छे से खुशहाल तरीके से जीने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। अब अप्रैल का महीना आ जाता है। अब अप्रैल के महीने में नीतू जो है वो क्लास 6 से क्लास 7 में चली जाती है और उसको कुछ किताबों की जरूरत होती है। 23 अप्रैल को अपने पिता से कहती है कि पापा, मुझे कुछ किताबें चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए या फिर खुद ही खरीद कर ले आइए। अब ये बात जैसे ही पिता सुनता है तो पिता कहता है कि तुम कहाँ जाओगी खरीदने, मैं खुद ही खरीद कर तुम्हें ला कर दे दूंगा, या फिर तुम्हारी माँ को पैसे दे दूंगा तो तुम्हारी माँ तुम्हें किताबें खरीद कर ला देगी।
अब ये कहने के बाद गंगाराम और शोभा अपने काम पर निकल जाते हैं। नीतू यहाँ पर अकेली थी। अब यहाँ पर गंगाराम और शोभा राजमिस्त्री का काम करने लग जाते हैं। राजमिस्त्री का काम करने के बाद शोभा अपने पति से कहती है, मेरा काम यहाँ पर खत्म हो चुका है, मुझे पैसे दे दो, मैं किताब खरीदूंगी। अब इधर गंगाराम भी कहता है, ठीक है जाओ, लेकिन दोपहर तक आ जाना। जब शोभा घर पर आती है, आने के बाद फिर कमरे में देखती है दोनों बच्चे तो है, लेकिन नीतू गायब है। इसके बाद फिर वो छत पे जाती है। छत पर वो जो कुछ भी देखती है, उसे देखने के बाद उसकी ना चाहते हुए भी चीखें निकल जाती है। जो भयानक दृश्य उसके सामने था, उसे कोई भी देखता शायद उसकी भी चीखें निकल जाती। शोभा की चीखें सुनने के बाद मकान का मालिक जो कि भगत सिंह है, वो फौरन छत पर आता है और छत पर जो देखता है, उसे देखने के बाद उसके पैरों के नीचे जमीन खिसक जाती है। आसपास पड़ोसी भी घर के अंदर आकर इकट्ठे हो जाते हैं। दरअसल घर में जो नीतू थी, वो छत पर ऊंधी बेहोश पड़ी थी। अब सारे लोग फौरन उस लड़की को उठाते हैं। उठाने के बाद पास के ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर चेक करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि जो नीतू है वो मर गई है। ये बात जैसे ही शोभा सुनती है, तो शोभा वहाँ पे फुट फुट कर रोने लग जाती है। उसको तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक अच्छी वाली लड़की अचानक से कैसे मर गई। इधर जो गंगाराम राजमिस्त्री का काम कर रहा था, वो भी भागा भागा हॉस्पिटल पहुँचता है। जैसे ही वो सब कुछ देखता है, उसे देखकर वो बिल्कुल बदहवास हो जाता है। यहाँ पर शोभा और गंगाराम दोनों फुट फुट कर रो रहे होते हैं। इसी बीच कोई पुलिस को फोन कर देता है। अब जो राय थाना था, वहाँ के जो पुलिस वाले थे, वो भी मौके पर पहुँच जाते हैं। मौके पर पहुँचने के बाद पुलिस वाले डॉक्टर से पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है। तो डॉक्टर जवाब देते हैं, हमारे पास इस लड़की को लाया गया है और ये बताया गया है कि बेहोश होकर गिर गई है। लेकिन जब हमने इसे चेक किया, तो ये पता चला कि ये तो मर चुकी है। तभी पुलिस वाले लड़की के माता पिता से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना तो माँ उस हाल में थी कि कुछ बोल सके, ना ही पिता उस हाल में थे कि वो कुछ बता सके। दोनों दहाड़े मार कर रो रहे थे और आसपास के सारे लोग उन्हें समझा रहे थे, जैसे तैसे करके हिम्मत दे रहे थे। लेकिन जिसके घर की बिटिया गई हो, वो क्या ही करे। अब पुलिस वाले भी उनसे पूछने की कोशिश करते हैं। वो पूछते हैं कि या तो आप हमें बताइए कि क्या हुआ है, या फिर हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई का मतलब यही हुआ कि अगर लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है या किसी ने उसे कुछ गलत कर दिया है, तो हम उसके ऊपर एक्शन लें। अगर किसी ने उसका कत्ल किया है, तो हमें उसकी जानकारी दी जाए, हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जब पुलिस वाले ये बात बोलते हैं, तो गंगाराम और शोभा ये बताते हैं, हमें इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं करवानी है। जिसको जाना था वो जा चुका है, बीमारी से या फिर किसी और वजह से। हमें इसकी कोई कंप्लेन नहीं करवानी है। हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी की वजह से हम थाने में बार बार चक्कर लगाए। इधर हम मेहनत मजदूरी करते हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है। अगर हम थाने के चक्कर में पड़ेंगे, तो हमारे जो 2 बच्चे हैं उनका क्या होगा, उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कैसे होगा, उनका पेट कैसे पलेगा। अब पुलिस वाले भी चुप हो जाते हैं। उनको भी लगता है कि चलो ठीक कह रहे हैं। पुलिस वाले गंगाराम से कहते हैं कि अगर आपको कोई कार्रवाई नहीं करवानी है, तो आप हमें लिखित में दीजिए कि हमें किसी भी प्रकार की पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए और हमें इस लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाना है। गंगाराम और शोभा बकायदा लिखित रूप से देते हैं कि हमें कोई कार्रवाई नहीं करवानी है और हम इस मामले से संतुष्ट हैं कि हमारी बिटिया, उसकी मौत हो चुकी है और वो हमें छोड़कर जा चुकी है। अब चूंकि सारी चीजें हो गई थी, सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी थी, अब लाश को ले जाने की बारी आती है। अब लाश को अस्पताल वाले पैक कर रहे थे और इसी पैकिंग के दौरान वहाँ पर जो डॉक्टर मौजूद था, उस डॉक्टर को लाश को देखकर कुछ ऐसा लगता है कि शायद इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले इस लड़की का रेप भी हुआ है। अब जैसे ही डॉक्टर को इस बात का अंदेशा हुआ, तो डॉक्टर ने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस भी ये बात समझ चुकी थी कि मामला जितना सिंपल दिख रहा है ना, उतना वो सिंपल है नहीं। डॉक्टर पुलिस वालों से कहता है कि ये मामला एक मर्डर का है और मुझे अपने तजुर्बे से लग रहा है कि लड़की का रेप भी हुआ है, क्योंकि लड़की के कपड़े भी अस्त व्यस्त हैं। इतनी देर में मीडिया भी वहाँ पहुँच जाती है। मीडिया बकायदा पूरी चीज को लाइव कवरेज देने लग जाती है। अलग अलग बातें अलग अलग तरीके से बताई जाने लगती है। डॉक्टर को ये अंदेशा है कि ये मामला रेप और मर्डर का है। ये बात मीडिया कर्मियों को पता चल जाती है और वो इस बात को बड़ा चढ़ाकर बताने लग जाते हैं। पुलिस को लगता है कि अगर हम इस मामले को रफा दफा कर देंगे, तो कल को हमें भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पुलिस वाले कहते हैं कि परिवार वाले चाहे जितना भी लिखित में दे, जितना भी कार्रवाई से मना करें, लेकिन हमें इस लाश को अपने कब्जे में लेना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी। पुलिस वाले लाश का पोस्टमार्टम कराते हैं। 30 तारीख को पोस्टमार्टम होता है। रात को 1 या 2 तारीख को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप का तो नहीं, लेकिन मर्डर की पुष्टि हो जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये क्लियर हो जाता है कि लड़की की गला घोटकर हत्या की गई है। अब ये मामला जैसे ही नेचुरल डेथ से करवट लेकर मर्डर तक पहुंचा,
परिवार वालों से पूछताछ शुरू की गई। जब परिवार वालों से पूछताछ की गई तो परिवार वाले कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि हमें किसी पर कोई डाउट नहीं है, ना ही हमारी किसी के साथ दुश्मनी है। पुलिस वाले जब मकान मालिक से पूछताछ करते हैं तो मकान मालिक पूछताछ में बताता है कि इस घर के अंदर बाहर से कोई भी नहीं आया है, हाँ बस घर वालों ने ही आना जाना किया है। अब चूंकि मकान मालिक ने ये बयान दिया था तो पुलिस वालों को घर वालों पर पूरी तरह से शक होने लगा था। पुलिस वाले सोचते हैं कि अब परिवार वालों से हमें दूसरे तरीके से पूछताछ करनी होगी। पुलिस परिवार वालों से, खासकर गंगाराम और शोभा से दूसरे तरीके से पूछताछ करती है। ये लोग फुट फुट कर रोने लगते हैं और अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं और वो पुलिस वालों को एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी इतनी चौंकाने वाली, इतनी हैरान करने वाली है कि शायद आप भी सुनेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। दरअसल जो नीतू थी, जिसके पिता की मौत पहले ही हो गई थी, उसे शोभा और गंगाराम दादा दादी के पास टीकमगढ़ में ही छोड़ आए थे। टीकमगढ़ यानी मध्य प्रदेश में जब नीतू क्लास 6वीं में थी तब उसे क्लास के ही एक लड़के से प्यार हो गया था। यकीन मानिए तब उसकी उम्र मात्र 13 साल थी और जो उसके सौतेले दादा दादी थे उसे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। जब कुछ पड़ोसियों ने उन्हें आकर बताया कि नीतू मोहल्ले के कई लड़कों से बातचीत कर रही है तो वो यह कहकर टाल देते हैं कि 13 साल की तो बच्ची है, क्या ही करेगी। इसके बाद साल 2023 में नीतू को यहाँ सोनीपत में लाया गया। यहाँ भी नीतू अपने प्रेम प्रसंग को जारी रखती है और छुप छुप के फोन पर बात करती रहती है। चूँकि शोभा और गंगाराम दोनों दिन भर काम के लिए घर से बाहर रहते थे, इसीलिए वो आराम से दिन भर लड़कों से बातचीत करती रहती थी। लेकिन अचानक से एक दिन नीतू की माँ देखती है कि वो किसी से फोन पर बात कर रही है और इसके पास एक मोबाइल भी है। अपनी माँ को अचानक से सामने देखकर नीतू फौरन ही मोबाइल को छुपा देती है। शोभा को एक तरह से मानो काटो तो खून नहीं। उसकी बेटी महज 13 साल की 6वीं क्लास में पढ़ रही है और किसी लड़के से बात कर रही है। माँ अपनी मीडिया को बहुत मारती है, बहुत पीटती है। मारते पीटते हुए तरह तरह से समझाती भी है। कहती है, बेटा तुम्हारी उम्र यह करने की नहीं है, ये तुम क्या कर रही हो। वह उसे अपनी कसम भी देती है। उसके बाद नीतू भी कहती है, ठीक है मैं नहीं बात करूंगी। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता है थोड़े टाइम बाद फिर से शोभा देखती है कि नीतू किसी से बात कर रही है और इस बार कोई और लड़का है। वो उसे फिर मारती पीटती है और समझाती है, लेकिन ये घटनाएं बार बार होने लगती है। वो कई लड़कों से बात करती है, कभी वॉशरूम में छुपकर तो कभी छत पर जाकर बात करती है और मोबाइल भी ऐसी जगह छुपाती है कि गंगाराम को नहीं लेकिन शोभा जरूर मोबाइल को बार बार पकड़ लेती है और बार बार मोबाइल उससे छीन कर रख लेती है। लेकिन नीतू फिर कहीं से मोबाइल का जुगाड़ कर लेती है। परिवार वालों का मानना है कि करीब 1.5 महीने में लगभग 50 बार शोभा ने इसको पकड़ा और 50 बार नीतू इसी तरह से कहती है कि अब मैं बात नहीं करूंगी, लेकिन करती रहती है। अब शोभा को लग गया कि यह अब मेरे बस का नहीं है, तो फिर शोभा ने इसके बारे में गंगाराम को बताया। गंगाराम जब ये बात सुनता है उसका भी गुस्सा 7 आसमान पर चला जाता है। वो उसको डांटता, फटकारता और कहता कि ऐसे काम नहीं होने चाहिए। अब जैसे ही गंगाराम बोलता है तो फौरन नीतू पलटकर जवाब देती है और कहती है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले। मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी, मुझे जिसके साथ रहना होगा मैं उसके साथ रहूंगी। और तमाम तरह की जलील बातें बोलती है और जो जो उसने बोला था शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। अब ये चीजें लगातार होने लगती है। वो अब यहाँ भी पड़ोसी के लड़के और स्कूल के लड़कों से बातें करने लगती है। परिवार वाले बार बार समझाते हैं, कई बार झगड़ा होता है, कई बार ये लोग मारते पीटते और नीतू इस मारपीट और झगड़े की इस कदर आगे हो गई थी कि वो अपने परिवार वालों के सामने लड़कों से बात करती और ऐसी बातें करती कि शायद शोभा भी सुनती तो शर्मा जाती। अब ये चीजें लगातार चलती रहती है और इसी बीच एक तारीख आती है। तारीख थी 29 अप्रैल 2023 की। जी हाँ, 29 अप्रैल के दिन रात में ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। फिर से वही मामला होता है, वही विवाद उठता है कि नीतू किसी लड़के से बात कर रही थी। अब ये बात जैसे गंगाराम सुनता है तो खाके जान पूछता है कि ये चीजें सही नहीं है, तुम इस चीज को कभी बंद करोगी या नहीं करोगी। पलट के सीधा नीतू अपने पिता के मुंह पर जवाब देती है और कहती है कि मैं इसे बंद नहीं करूँगी, तुम्हें जो करना है करो और अगर आप ज्यादा परेशान करोगे तो मैं किसी के साथ भाग जाऊंगी। उसके बाद वो खाने से उठकर अपने कमरे में चली जाती है, कमरा अंदर से बंद करती है और परिवार वालों के आगे ही बात करने लग जाती है। अब गंगाराम और शोभा को लगा
कि शायद मामला हाथ से निकल चुका है। फिर क्या था, उनको लगा कि अब ये जिंदा रहेगी तो फिर हमारी बहुत बदनामी होगी, इसीलिए वो कत्ल का एक खौफनाक प्लान बनाते हैं। और कत्ल के साथ इस बात का भी प्लान बनाया जाता है कि चाहे जो हो जाए, मर्डर कहीं से भी मर्डर ना लगे। अगर कहीं से मर्डर लगे भी तो ऐसा ना लगे कि इस मामले में हमारा कोई हाथ है। 7 बजे सुबह जब लड़की कमरे में सो रही थी तो ये दोनों लोग कमरे के अंदर जाते हैं। गंगाराम हाथ पकड़ता है, तभी लड़की की माँ यानी शोभा वो सीने पर बैठ जाती है और बड़ी बेरहमी से गला दबाकर नीतू का कत्ल कर देती है। वे कत्ल करने के बाद उसकी लाश को छत में ले जाकर छोड़ देते हैं। फिर ये दोनों इत्मीनान से नाश्ता करते हैं और उसी अंदाज में अपनी नौकरी अपने काम पर जाते हैं। इस अंदाज में पड़ोसी और मकान मालिक उन्हें देखते रहते हैं। काम करने के बाद फिर उसी प्लान के तहत सबके आगे जो वहाँ मकान मालिक और बाकी जो मजदूर थे वहाँ पे शोभा बोलती है कि घर पे जाना है, नीतू को किताब दिलवानी है, ताकि सारे लोग अच्छे से सुन सके कि ये तो घर पर किताब दिलवाने के लिए जा रही है। उसके बाद वो घर पे जाती है और उसी तरीके से चीखने और चिल्लाने का नाटक करती है। उसी तरीके से हॉस्पिटल में भी नाटक, और इसका नाटक देखकर कायदे से पुलिस वाले भी एक बार सख्ती में आ जाते हैं कि कोई इंसान इस तरह से नाटक कैसे कर सकता है। फिलहाल अभी दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद मामला कोर्ट में जाएगा। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या इस मसले का किसी और तरीके से हल नहीं किया जा सकता था? लड़की नाबालिग थी, उसकी काउंसलिंग भी की जा सकती थी, क्या उसे मानना जरूरी था? इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह की क्राइम स्टोरीज बता सकें।